आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज का हमारा विषय है कि ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होना कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर पवन गोयल जी हमारे साथ है, सीधा मुनि से चर्चा करेंगे। और उन्होंने ही शिकायत की थी कि उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा मामला? है जो हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, क्या पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि रेवाड़ी को जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे सप्लायर, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भिवाड़ी से मिलती थी। परंतु राजस्थान गवर्नमेंट ने भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई इन सप्लायर को बंद कर दी। तो अब ये बता रहे थे कि हमारे पास 2 से 3 दिन का स्टॉक बाकी है और इस कारण आगे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। परंतु चूंकि कोरोना काल है और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड 5 से 6 गुना बढ़ गई है। तो ऐसे समय में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मरीजों को कैसे बचा पाएंगे। तो इसलिए हमने शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि अगर कोई और सोर्स हो सके तो आप हमें उस सोर्स से ऑक्सीजन दिलाइए, या राजस्थान सरकार से आप रिक्वेस्ट करके और रेवाड़ी को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से हमें सप्लाई करवाइए। तो कल मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, डिप्टी सिविल सर्जन से भी बात हुई है। तो उन्होंने हमें मानेसर के एक सप्लायर का नाम दिया था और आज मैंने अपने सारे मेंबर्स को वो नाम सर्कुलेट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि वो कितनी हमारी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। जी डॉक्टर साहब, वजह क्या, क्यों बंद की है राजस्थान सरकार ने? भिवाड़ी में ये थी मैन्युफैक्चरिंग होती थी गैस, क्या एक ही कंपनी है कि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं आसपास? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा और भिवाड़ी तो नहीं, बेसिकली जो यहाँ के सप्लायर थे वो भिवाड़ी में आइनॉक्स कोई कंपनी बता रहे थे, वहां से लेते थे। और राजस्थान सरकार ने वो फिक्स कर दिया कि वो सिर्फ राजस्थान में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ ऑक्सीजन राजस्थान को ही सप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये दोनों सरकारों की लड़ाई है और इस लड़ाई में मरीज पिस रहा है। जी जी। अच्छा, दूसरा इनको ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी है या भाई ऑक्सीजन को लेकर के ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो कि भाई दाम बढ़ा रहे हो, उसको लेकर के क्या हो? देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं आया कि किसी भी ऑक्सीजन सप्लायर ने किसी भी हॉस्पिटल वाले से या किसी भी मरीज से ऑक्सीजन का ज्यादा दाम मांगा हो। ब्लैक मार्केटिंग के बारे में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने ही बल्कि हमें ये बताया कि ये जो सिचुएशन है, भिवाड़ी से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और कल उन्होंने क्या किया था, कल उन्होंने पानीपत से 2 ट्रक ऑक्सीजन मंगवाए थे जो कि हमारी 2 से 3 दिन की रिक्वायरमेंट को सफाइज कर पाएंगे। तो अभी 2 से 3 दिन का स्टॉक तो उनके पास था, परंतु 2 या 3 दिन में तो कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने सरकार से और प्रशासन से मांग की कि हमारे को ऑक्सीजन का निर्बाध रूप से सप्लाई होता रहे, जिससे कि हम अपने मरीजों की ठीक से देखभाल कर सकें। जी, लेकिन एक सवाल और उठता है, रेवाड़ी के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, मेन जो हरियाणा रेवाड़ी में 5 हॉस्पिटल हैं जहां की कोरोना के मरीजों का अभी इलाज हो रहा है। जैसे कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, सिग्नस है, मातृका है, वेदांता है और विराट है। इन 5 हॉस्पिटल्स में आमतौर पे कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है और सरकार ने भी इन 5 हॉस्पिटल्स को ऑथराइज किया हुआ था। परंतु अभी हम 10 हॉस्पिटल और एम्पैनल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोरोना का इलाज करने में सक्षम होंगे। तो मोस्ट लाइकली रेवाड़ी की जो जरूरतें होंगी हमारे और 10 हॉस्पिटल को एम्पैनल करने से शायद वो पूरी हो जाएगी। और 3-4 डॉक्टर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ भी चुकी है कि वो हमारे हॉस्पिटल्स को आप एम्पैनल करा दीजिए। तो हमने वो रिक्वेस्ट आगे भेज दी है सिविल सर्जन को और शायद 1 या 2 दिन में वो रिक्वेस्ट हमारी कबूल हो जाएगी। तो लगता है कि और बेड्स हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक सवाल उठता है, कल ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने 700 रुपया हमारे पास जो ऑक्सीजन का बहुत मात्रा में स्टॉक है, रिक्वायरमेंट है उससे 5 गुना है, उसके बावजूद ही सेकेंडरी रेवाड़ी के अंदर ये चीज निकल कर आती है, ऑक्सीजन की कमी है। अपने आप में नहीं लगता एक बड़ा चिंता का विषय है शासन प्रशासन के? देखिए, इसमें शायद ऑक्सीजन के स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम ज्यादा है। क्योंकि रेवाड़ी में ऑक्सीजन भिवाड़ी से आती थी और भिवाड़ी से हमें मिलनी बंद हो गई राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार। तो हो सकता है कि अब हरियाणा के बाकी इलाकों से, जैसे कि मानेसर से अभी हमारे को एक सोर्स मिला है कि वहां से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, या हो सकता है कि पानीपत से हमें मिल जाए या और भी कहीं से हरियाणा में मिल सके। तो उसके लिए अभी हम अपने रिसोर्सेज को हम ट्राई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रशासन के सहयोग से रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी शायद नहीं हो पाएगी।
लेकिन एक और सवाल उठता है, जिस तरीके से कल कोरोना के 92 केस आए और अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आप तो आईएमए के प्रेसिडेंट भी हैं, इतनी बड़ी चिंता का विषय है ये बड़ी, क्या लगता है भयावह स्थिति हो चुकी है? कई प्रदेशों में तो कहे लॉकडाउन लग चुका है, कर्फ्यू लग चुका है। कोरोना आज की तारीख में जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से कहीं बहुत ज्यादा भयावह है और चिंताजनक है, और हालात वास्तव में बहुत बहुत गंभीर है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार आम जनता को मानूंगा, क्योंकि आम जनता में अभी भी, अगर आज भी आप बाजार में जाएं तो आज भी आपको बाजार में 50% लोग विदाउट मास्क के मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है उसको कोई जानता है तक नहीं है, और हैंड हाइजीन की कोई बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई पसंद भी करता है। तो अगर जनता इसी तरह से लापरवाही का रवैया अपनाती रहेगी तो चाहे हम कितने भी इंतजाम क्यों ना कर लें, जब कोरोना की बाढ़ आएगी तो वो सारे के सारे इंतजाम उस बाढ़ में बह जाएंगे। आपको नहीं लगता उसमें लोगों को समझाने में, आम जन को समझाने में हमारी सरकार ही नाकाम रही है? जिस तरीके से बंगाल के चुनाव की तस्वीरें आ रही है, स्वयं जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, स्वयं प्राइम मिनिस्टर है, वो चुनावी रैलियों में है, और एक तरफ हम कह रहे हैं भयावह स्थिति है, यानी कि हमें सोशल डिस्टेंस का इन चीजों को पालन करना चाहिए। जो वहां की तस्वीरें आ रही है उसको देख के क्या लगता है, क्या सरकार वाकई में चिंतित नजर आ रही है? हमारे नेता जनप्रतिनिधि चिंतित नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर नेता को एक आदर्श की तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, और ये एक अच्छी स्थिति नहीं है कि बंगाल के चुनावों में जो नेता लोग हैं वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैलीज कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। परंतु शायद कल सुप्रीम कोर्ट ने और बंगाल हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब बड़ी रैलियां नहीं होगी, 500 से ज्यादा की गैदरिंग नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और बिना मास्क के किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो यूपी में हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाया है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी जो है, वहां की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि हमें लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन लगाना या ना लगाना, इसके पीछे बहुत सारे पहलू होते हैं और सरकार को वो सारे पहलू समझने पड़ते हैं। लॉकडाउन लगाने से हो सकता है कि हम बीमारी पे तो काबू कर लें, परंतु उसके साथ साथ लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी सरकार को कंट्रोल करना होता है, उसको भी सरकार को समझना होता है। तो सरकार मुझे लगता है कि सारी चीजों पे पूरी तरह से नजर रखे हुए है, और अगर जरूरत होगी तो हो सकता है कि पूरे देश में भी लॉकडाउन लग जाए। परंतु और मुझे लगता है कि शायद वो समय जल्दी ही आने वाला है। जिस तरह से कोरोना की बाढ़ आई है, जिस तरह से कोरोना की एक किस्म से सुनामी आई है, और आज हम जैसे देख रहे हैं कि लगभग रोज 3 लाख केस डिटेक्ट हो रहे हैं। अगर 3 लाख डिटेक्ट हो रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा केस ऐसे होंगे जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, जो टेस्टिंग नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो कम से कम 5 गुना ऐसे और ज्यादा होंगे मरीज। एक और सवाल होता है ना, आपने कहा 2 से 3 लाख के रोज केस आ रहे हैं, इसमें क्रिटिकल पोजीशन कितनी है, या इसमें रिश्ता बढ़ा है? जो पहले कोरोना की जो लहर आई थी उसमें हम देखते थे कि लगभग 2 से 3% मरीज आईसीयू में जाते थे, परंतु जो ये सेकेंड लहर है इसमें हम देख रहे हैं कि जवान लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जवान लोग भी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, और सीरियस होने वाले की जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली पहली लहर से ज्यादा है। तो इस लहर को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, इस लहर को ज्यादा ध्यान से इसको लोगों को समझने की जरूरत है। और जो एसएमएस जो आप बार बार अपने न्यूज चैनल पर फ्लैश करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, उस पर पूरा जोर देने की जरूरत है। उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेके आम जनता में जो भी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। जो दोनों के दोनों वैक्सीन भारत में बने हुए वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और कोई भी उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट इतने समय बाद अब तक नहीं देख पाए हैं। क्योंकि मैं सरकार की जो रेवाड़ी जिले की जो एडवर्स इफेक्ट इससे जो होते हैं, एडवर्स रिएक्शंस जो होती है, उस कमेटी का भी मेंबर हूं, आईएमए प्रधान होने के नाते। तो अभी तक हमारी निगाह में ऐसा कोई सीरियस केस नहीं आया है जो फैटल हो या जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो वैक्सीनेशन के बाद। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद आमतौर पे लोगों को 2 दिन तक बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, ये चीजें हो सकती है, परंतु वो कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। वो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी वैक्सीन के लिए काम कर रही है और वो वैक्सीन कारगर हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति में ये सारी चीजें आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में ये वैक्सीन काम कर रहा है। तो वैक्सीन और एसएमएस
ये ही कोरोना से बचाव के साधन है। आम जनता को अच्छे से समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरी तरह ध्यान करें, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ गए तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सिस्टम, जितना भी सिस्टम हम चाहे कितना भी बड़ा सिस्टम बना लें, बट जब इतनी भी बड़ी बाढ़ आ जाएगी, जब इतनी बड़ी सुनामी आएगी, तो कोई भी सिस्टम उसको सस्टेन नहीं कर सकता। नहीं, कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। सिस्टम कोलैप्स होने के पूरी तरह कगार पे है। नहीं, यूपी दिल्ली की जो हम स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली में देखिए यानी कि लॉकडाउन लगा दिया है 6 दिन का। हाँ तो बिल्कुल, सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आज भी सुबह से करीबन 20 लोगों के मेरे पास फोन आ चुके हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को बेड अरेंज करा दीजिए, दिल्ली में अरेंज करा दीजिए, गुड़गांव में अरेंज करा दीजिए, फरीदाबाद में अरेंज करा दीजिए, और किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, क्योंकि बेड्स की अपनी एक कैपेसिटी की लिमिटेशन होती है हर हॉस्पिटल की। आप रातों रात एक नया हॉस्पिटल या रातों रात आईसीयू के बेड नहीं खड़े कर सकते, या साल 2 साल में आप आईसीयू के उतने बेड्स खड़े नहीं कर सकते कि आप 130 करोड़ की पॉपुलेशन को केटर कर सकें। तो पॉपुलेशन को लेकिन मिला, हमें समय तो मिला, अगर हम चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं गांव में ज्यादा लगे रहे। बीच में कोरोना जिस तरीके से हल्का पड़ा था, वो हमारे पर टाइम था। मोहनलाल जी, बेसिकली अगर हम समझें तो एक आईसीयू बेड को तैयार करने की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। एक आईसीयू बेड को तैयार करने की कीमत 50 लाख रुपए है, और उसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए होती है, बहुत सारी मशीनरी चाहिए होती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत जैसे देश में आप 50 लाख आईसीयू बेड तैयार कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आम जनता को अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। अगर आम जनता अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगी तो दुनिया का कोई भी सिस्टम, बड़े बड़े देशों में जहां की जीडीपी का 10 से 15% तक हेल्थ पे खर्च होता है, वो अपने सिस्टम को नहीं बचा पाए इस सुनामी से। तो भारत जहां कुल मिला के 1.6% हम जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ पे, तो भारत में कहां से पॉसिबल हो पाएगा? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या जो कोरोना का ट्रीटमेंट है इसमें सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है? या फिर मेरा हद कर एक और सवाल आपसे कर दूं, क्या जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चुनौती है? जो पेशेंट को डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारी है, वो आपको ट्रीटमेंट करने में परेशान कर रही है? देखिए, कोरोना के मरीजों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसे मरीज है जिनको माइल्ड बीमारी होती है, तो उनको आमतौर पे थोड़ी सी बुखार की दवाई, हल्का सा एक एंटीबायोटिक और एक विटामिन, ये गोली देते हैं, और ज्यादातर लगभग 85% 90% मरीज सिर्फ उसी से ठीक हो जाते हैं। लगभग, हाँ जी, लगभग 10% मरीज जो कि मॉडरेट श्रेणी में आते हैं, उनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन बेड की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन उनको मिल जाए तो वो उससे ठीक हो जाते हैं। लगभग 3 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो आईसीयू में जाते हैं, और उनमें से 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बचा नहीं पाते, क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है। हाँ, तो 5% लोग, करीबन 3 से 5% लोग जो देखने में आ रहा है, उनको आईसीयू बेड की जरूरत होती है, और उनमें से 1-2% की डेथ भी हो सकती है। तो अब जिस तरीके से जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, आपकी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई कि क्या पूर्ति हो जाएगी, या कहीं ना कहीं भी परेशानियां हैं, टेंशन है लोगों? देखिए, अभी तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं, और हम उन ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि ये ऑप्शन कितने कारगर हैं या नहीं। ये तो जैसे अब हम इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। जैसे कि हमें मानेसर वाले का नंबर मिला है सिविल सर्जन साहब से, तो हम उनको फोन कर रहे हैं, उनसे अपनी रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को कितना पूरा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कितनी खपत रोज है ऑक्सीजन की? देखिए, पहले अगर मान के चलिए, रेवाड़ी में अगर 100 सिलेंडर डेली की खपत थी, तो अब ये खपत कम से कम 700 सिलेंडर डेली की, बड़े सिलेंडर की खपत हमारे रेवाड़ी में हो गई है। तो रेवाड़ी में एक ही सप्लायर है या और भी सप्लायर है, कोई अलग अलग? रेवाड़ी में आमतौर पर तो जो बड़ा सप्लायर है वो तो एक ही है, बाकी तो जो छोटे छोटे सप्लायर हैं इधर उधर से कहीं से अरेंज करके वो सप्लाई करते थे, वो हैं 2-3 और, पर मेन जो सप्लायर थे वो एक ही है, और उनकी मेन सप्लाई भिवाड़ी से आती थी। हालांकि इन्होंने कल पानीपत से कोशिश की है, और ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, इनकी भी सर्विसेज अफेक्ट हो रही हैं, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं। जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है मिस्टर नरेंद्र तनेजा जी, उनसे भी बात कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से वो अप्लाई करवा दें हमारी रेवाड़ी के लिए, कोई बड़ा टैंकर आ जाए रेवाड़ी में, या सिलेंडर्स के लिए हमारा कोई अरेंजमेंट हो जाए, तो हम सारे ऑप्शंस पे लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के सहयोग से हम ऑक्सीजन की कमी
को दूर कर लेंगे और लोगों को मरने नहीं देंगे। डॉक्टर एक और कि हमारे दर्शकों को पता चल जाए ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना केजी का आता है और क्या उसकी कीमत होती है, चल जाए, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग जो आइसोलेट है या क्वारंटाइन है, लोगों ने एक स्टॉक भी कर लिया, जिस तरह की हमारे को जानकारी मिल रही है कि लोगों ने अपने अपने सिलेंडर परचेज कर लिए, क्या उस वजह से भी कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, जब पैनिक परचेज होती है किसी भी चीज की तो डेफिनेटली मार्केट में उस चीज की कमी पैदा हो जाती है। और जैसे कि आपने पूछा कि कितने किलो के सिलेंडर आते हैं, तो मार्केट में 2 किलो से लेकर के और बड़े सिलेंडर जो कि 40 किलो के सिलेंडर होते हैं, वो सारे सिलेंडर अवेलेबल हैं और उनकी अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो आमतौर पे जो बड़े हॉस्पिटल्स में हम जो यूज करते हैं, लगभग 400-500 रुपए का एक सिलेंडर आता है और एक कोरोना के मरीज को आमतौर पे 2 से 3 सिलेंडर की जरूरत हमें पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। क्योंकि कुछ मरीजों को सिर्फ हम 2 लीटर ऑक्सीजन देते हैं और कुछ लोगों को हम 25 लीटर ऑक्सीजन भी देते हैं। हाई नेजल फ्लो कैनुला जो होते हैं, उससे करीब कुछ मरीजों को 20-20, 25-25 लीटर भी देते हैं ऑक्सीजन। तो रेवाड़ी की जनता से क्या अपील करेंगे आप? रेवाड़ी की जनता से मेरी केवल मात्र यही अपील है कि कोरोना ना हो उसका इंतजाम रखें। कोरोना हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर हमें अपना काम करना ही पड़ेगा एज ए डॉक्टर। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मास्क अच्छे से लगा के चलें, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूं कि लोग मास्क लगा भी रहे हैं तो या तो नाक खुली हुई है या मुंह खुला हुआ है। अगर ढंग से मास्क नहीं लगाया तो उस मास्क के लगाने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम ट्रिपल प्लाई मास्क होना चाहिए, 3 लेयर वाला मास्क होना चाहिए। डिजाइनर मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है वो ना लगाएं। जो सर्जिकल मास्क है या 3 लेयर वाले जो कपड़े के मास्क हैं वो यूज करें। उसके अलावा 2 मीटर या 2 गज की कम से कम दूरी रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे अगर संभव हो तो ना जाएं। अगर कोई भी गैर जरूरी काम है तो उसके लिए घर से बाहर ना निकलें। उसके अलावा बार बार अगर किसी चीज को आपने टच कर लिया है, बाहर जाते हैं किसी चीज को टच कर लिया है, तो 40 सेकंड तक साबुन से और 20 सेकंड तक कम से कम सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करें। और जो भी लोग एलिजिबल हैं वो अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की तारीख में हमारी सरकार ने सिर्फ 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन अलाउ किया है और 1 मई से सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सब एलिजिबल होंगे वैक्सीन के लिए। तो मेरी जनता से अपील है कि वैक्सीन को लेके उनके जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी शक हैं, उनको अपने दिमाग से निकाल दें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्योंकि वैक्सीन हो सकता है वैक्सीन होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो जाए, परंतु ये वैक्सीन जो है सीरियस बीमारी से और डेथ से बढ़ाएगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और सीरियस बीमारी नहीं होगी। इस वैक्सीन को लगने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत कम पड़ेगी और डेथ ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंट करेगा ये वैक्सीन। तो इसलिए इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं और साथ साथ जो है SMS का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, यही कोरोना से बचाव के सबसे कारगर उपाय हैं। तो डॉक्टर बड़े विस्तार से आपने समझाया हमारे दर्शकों को। लगातार हम इस पे लगे हुए हैं, पहले भी आपने देखा होगा, हमने बकायदा कल हार्ट पे डिबेट करी है, उससे पहले लगातार कोरोना, एक बार फिर आपके साथ हम बैठे हैं। लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी आई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो जैसा आपने आश्वासन किया है कि आपकी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई है कि तुरंत प्रभाव से इस चीज से निपटा भी जाएगा, तो जाहिर अच्छे संकेत है। लेकिन जिस तरीके से ये कोरोना जो बढ़ रहा है और अगर लॉकडाउन लगता है, क्या लगता है जो पहले आम जनता ने मदद की थी कोरोना के अंदर, क्या लगता है इस बार वो चिंता कर पाए कि अर्थव्यवस्था जो डगमगाई हुई है देश की? देखो, भारत की जनता दिल से मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और ये हमने पहले लॉकडाउन में भी देखा कि जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक थे या जो गरीब लोग थे, उनको हमारी जनता ने, हमारे लोगों ने खाना भी खिलाया, उनकी सेवा भी की, उनको क्वारंटीन करने के लिए फैसिलिटीज भी मुहैया कराई। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जनता फिर प्रशासन का, शासन का या आम लोगों का सहयोग नहीं करेगी। इस बार लोगों की माली हालत बड़ी खराब है डॉक्टर। नहीं, परंतु चाहे कितनी भी, यानी मेरे घर में अगर 2 रोटी भी है तो मेरी ये इच्छा रहती है कि अगर मेरे घर में कोई भूखा आया तो 1 रोटी मैं उसे खिला दूं और 1 रोटी से अपने परिवार का पेट पालूं। तो इस तरह की आमतौर पे भारत के और खासतौर पे हमारे हिंदू धर्म में तो दान की बहुत महिमा मानी गई है। तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा सहयोग समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि भारत की जनता फिर से सहयोग करेगी, चाहे हम आधा पेट भूखे रह जाएं। और जैसा कि हमने 65-66 की लड़ाई में भी देखा था, शास्त्री जी के आह्वान पे लोगों ने अपने गहने तक, लेडीज ने अपने मंगलसूत्र तक उतार के दे दिए थे।
तो भारत की जनता हमेशा से सहयोग करती आई और आगे भी करती रहेगी। चलिए, अंत में मेरा सवाल है कि सरकारों की तैयारियां हैं कि अगर कोई बड़ी परिस्थिति बार बार बता रहे हैं, कोरोना की भयावह स्थिति है, क्या हमारी सरकारी प्रिपेयर है कि देखिए आम आदमी को चिकित्सा मुहैया करा पाए? देखिए, सरकार के पास जो सिस्टम है वो तो डेफिनेटली कोरोना की महामारी से जूझने में नाकाफी ही साबित हो रहे हैं, और सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके मुझे लगता है कि शायद हम किसी तरह से, अगर जनता हमारा सहयोग करेगी कोरोना से बचाव में, तो हम शायद इस महामारी से भी उभर के सामने आ जाएं। परंतु अगर जनता इसी तरह से गैर जिम्मेदारी से बिहेव करती रहेगी, व्यवहार करती रहेगी गैर जिम्मेदाराना, तो डेफिनेटली इस सुनामी में सब कुछ बह जाएगा, कोई सिस्टम इसमें इंटैक्ट नहीं रह पाएगा। कोई नहीं रह पाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन गोयल जी, और हमने कोरोना को लेकर बड़े विस्तार से बात की कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो चिंता का विषय। लगातार हम इसी तरीके से आपको डिबेट करके दिखाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।